चला दो। नमस्कार दोस्तों, सेकंड टेस्ट पेपर पटवार के लिए जो वीआईपीएम एकेडमी में कंडक्ट कराया गया था, उसके मैथ सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका अपन सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि पेपर की कठिनता अपने चरम पर होगी और उसके साथ साथ अगर मैथ सेक्शन, जो मैथ और रीजनिंग का कंबाइंड सेक्शन है ना, तो कंबाइंड सेक्शन जो है ना उसमें 45 टोटल आपको पता है क्वेश्चंस है, जिसमें से रीजनिंग की वेटेज हमेशा से ज्यादा रहा है। लेकिन हमेशा से जो ज्यादा रहा है ये नहीं मान सकते कि अब भी ज्यादा होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अब क्या करें? अब हम क्या कर सकते हैं, ये चीज सोच सकते हैं कि सर अगर हमारे साथ बुरी सी बुरी कंडीशन हुई तो वो सबसे बुरी कंडीशन क्या हो सकती है? तो सबसे बुरी कंडीशन हो सकती है कि 45 नंबर के सेक्शन में मैथ का वेटेज ज्यादा कर दिया जाए और रीजनिंग का वेटेज थोड़ा सा कम कर दिया जाए, और गणित में भी उन सवालों को पूछा जाए जिनमें आप फंसते हैं, दिक्कत आती है, कैलकुलेटिव दिक्कत आती है, कॉन्सेप्चुअल दिक्कत आती है, उन सवालों को आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा पेपर सेट हो रहा है। बहुत आसान पेपर नहीं बना रहे हैं और बहुत कठिन भी पेपर नहीं बना रहे हैं। एक स्टूडेंट अगर कोई टेस्ट सीरीज देता है तो उसके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अपनी कहानी पे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। वो कह रहा है सॉल्व करिए। तो सबसे पहले पता है आपको बोर्ड मास हम बेसिकली पढ़ते हैं, और बोर्ड मास में क्या होता है कि पहले उन चिन्हों को सॉल्व किया जाता है जिनकी महत्वता बहुत ज्यादा होती है। जैसे सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 से कितनी बार कट जाएगा? ये 9 बार कट जाएगा ना भाई, तो 9 आ गया यहां पे। अच्छा, 9 माइनस में 27 जीरो से जब मल्टीप्लाई होगा ये तो 0 हो जाएगा ना, इसका तो कोई मतलब नहीं, और प्लस में 1, तो भैया 9 प्लस 1 10 हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? सीधा सीधा डी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये था कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा √3 बटे में 4 और गुणा में a²। यकीनन टेस्ट सीरीज आप दे रहे होंगे तो बेसिक तो क्लियर ही होगा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं होंगी, नहीं तो हम टेस्ट सीरीज तक पहुंचते ही क्यों। और आपको जो दिया हुआ है भाई साहब यहां से क्षेत्रफल वो ये दे रखा है, तो √3 से मैंने √3 काट लिया, 4 गुणा में 25 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और आप कहेंगे कि जब भुजा निकाली जाएगी a तो वो हो जाएगा √100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 100 का वर्गमूल हमारा कितना होता है? 10 होता है। तो वो क्या कह रहा था? त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो हर भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी? 10-10 सेंटीमीटर की होगी। तीसरा क्वेश्चन, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बॉल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? याद करिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और ये आपको किसके बराबर दे रखा है? 36 पाई के बराबर दिया हुआ है। तो देखो पहले तो पाई से मैंने पाई सॉल्व कर लिया, 4 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये 9 बार कट जाएगा पूरा पूरा, और r की जो रेडियस की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी √9, और 9 से कितना बाहर निकल के आएगा? 3। तो आप कह सकते हो कि यहां से त्रिज्या की लंबाई कितनी हो जाएगी? गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर लंबी होगी। आंसर कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जब भी एडवांस मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं ना तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम एडवांस मैथमेटिक्स डिपेंड करती है फॉर्मूले पे। अब मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, जब सॉल्यूशन कराया था पहले टेस्ट पेपर का, कि या तो आप एक काम करिए
फॉर्मूलों को रट लीजिए, या फिर फॉर्मूलों को निकालने का तरीका आपको आना चाहिए कि 2-3 सेकंड में आप फॉर्मूला निकाल सकें, है ना। दो ही तरीके होते हैं। तो जो बेसिक में तो मैं बता ही देता हूं कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, कैसे निकाला जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, रटने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल, दोबारा से वही सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा में ए स्क्वायर, और यहां पे ए होती है भुजा की लंबाई, और ये 4√3 के बराबर दे रखी है। √3 से √3 कट गया, 4 चौक 16, तो भैया ए स्क्वायर बराबर 16 हो गया। तो ए बराबर हो जाएगा रूट में 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, 4 होता है। तो आप कहोगे भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मीटर किनारे वाला एक घन बनाया मैंने समझाने के लिए आपको। 3D है। वैसे तो आपको पता होगा कि जब एक चीज से दूसरी कोई चीज बनाई जाती है, जब 3D में आकृतियां बदलती हैं, तो क्या होता है, आयतन से आकृतियां बदलती हैं। ये घन है जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई, जिसकी ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, जो कि 18 मीटर दी हुई है। वो कह रहा है कि इसमें दूध भरा हुआ है, इसके आयतन के बराबर दूध भरा होगा। अच्छा, इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। ये इसका आयतन है। इसका आयतन, दूध को 27 मीटर लंबे और 7 मीटर ऊंचाई वाले घनाभ में स्थानांतरित किया जाता है। घनाभ क्या होता है, ये होता है घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अलग अलग होती हैं। ये मैंने घनाभ मान लिया बेटा। एक ये हमारे पास कोई घनाभ हो गया, ये लीजिए। अब देखो वो कह रहा है इसकी लंबाई 27 मीटर है, इसकी ऊंचाई 7 है, और चौड़ाई बताइए। चौड़ाई को मैंने x मान लिया। तो अगर इसका दूध इसमें भरा जा सकता है, इसका मतलब दोनों के आयतन बराबर होंगे। तो दोनों के आयतन बराबर रख दीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। खत्म हो गई बात। चलिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 6 18, तो 18 गुणा में 6 दूनी 12, और बराबर में 7 गुणा में x। गुणा करेंगे 12 अट्ठे 96 का 6, 9 बच गया। 12 एकम 12 और 9 21 होता है, और बराबर में हो गया बेटा 7 गुणा में x। 7 से जब मैं इसको काटूंगा, 7 तिया 21, भाग नहीं जा रहा 0, 7 8 56, लगभग 30.8 इसकी चौड़ाई निकल के आ जाएगी। कौन से ऑप्शन में दिख रही है प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन में हमको दिखाई दे रही होगी। दोनों के आयतनों को बस बराबर बराबर रखना था। 48 अनुपात x समानुपात x अनुपात x 0 से बड़ा है, तो x क्या होगा। मैंने आपको बताया था जब भी समानुपात होता है तो समानुपात करने का सबसे आसान तरीका, पहले वाला आखिरी वाले से गुणा हो जाता है और दूसरे वाला तीसरे वाले से गुणा हो जाता है। तो यहां x बीच बीच वाले और बगल बगल वाले आपस में गुणा हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर 2। इसको मैंने लिख लिया 16 तिया 48, लिख सकता हूं ना भाई। और इसको लिख दिया मैंने 25 तिया 75। क्यों किया, क्योंकि गुणा ना करना पड़े। x बराबर, अपनी चीजों को आसान बनाइए, 16 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 25। अब बाहर निकालो और x निकालो कितना होगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 3 तिया 9, या दोनों 3 से एक 3 बाहर आ जाएगा। 25 का 5 होता है, तो 5 तिया 15 चौक 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा।
हमारे सवाल का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगर x बराबर 3 रख दो तो इसका, इसका और इसका चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है x प्लस 7x, x प्लस 5 और x प्लस 6, इन तीनों का चतुर्थ समानुपाती, जहां x बराबर आपको कितना रखना है, 3 रख दो भैया। 3 3 3 3, तो पहला नंबर 7 या 21, 21 और 3 24, 5 और 3 8, 6 और 3 9। जब तीन संख्याओं का चतुर्थ समानुपाती निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे में पहली संख्या। इन दोनों का गुणा करके अगर पहली संख्या से भाग दे दिया जाए तो तीसरा चतुर्थ समानुपात निकल जाता है। 8 तिया 24 और 3 तिया 9, तो आपका चतुर्थ समानुपाती कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहां से। पेट्रोल की कीमत 52% बढ़ जाती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि खर्च केवल 14% बढ़ सके। भाई साहब, डिक्टो एप्लीकेशन पे जो बेसिक्स अपन कंप्लीट कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन कराया था, वहां पे चीनी थी, यहां पे पेट्रोल है। 100 रुपए का पेट्रोल आता था पहले, आता होगा। अब पेट्रोल की कीमत 52% बढ़ गई। इसका मतलब यह हुआ कि अब आपको अगर पेट्रोल खरीदना है तो 152 रुपए खर्च करने होंगे, लेकिन आप खर्च केवल 14% बढ़ा रहे हो। आप 152 का पेट्रोल नहीं खरीद रहे, आपने केवल 14 रुपए ज्यादा का पेट्रोल खरीदा। अब आप 114 रुपए का पेट्रोल खरीद रहे हो, इसका मतलब पेट्रोल कम खरीदा होगा पहले की तुलना में। 152 का पेट्रोल आता है, तुम 114 रुपए का पेट्रोल खरीद रहे हो, इसका मतलब आप कितने रुपए का पेट्रोल कम खरीद रहे हो। 12 में से 4 गए, 8 बचा, और 4 में से 1 गया, 38 रुपए का पेट्रोल कम खरीद रहे हो, क्योंकि अब पेट्रोल की कीमत 152 हो चुकी है और गुणा में कितना, 100। तो 38 से पूरा पूरा 4 बार कट जाएगा, 4 तिया 12, 8 चौक 32। तो भैया 120 और 32 152, और 4 से कट जाएगा पूरा पूरा 25 बार। तो आप कहेंगे आपने 25% पहले की तुलना में कम पेट्रोल खरीदा होगा। अगला सवाल, किसी संख्या का, तो मैंने जब जब आपसे कहा वो बोले किसी संख्या, तो x लगा लो, और जहां जहां का हो वहां सब जगह क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। तो उसने कहा कि अगर x का 5/8 निकाला जाए, फिर उसके बाद उसका 60% निकाला जाए, प्रतिशत टूट के 100 आएगा, फिर उसके साथ उसका 40% और निकाल लिया जाए, तो भैया ये तो पूरा पूरा किसके बराबर होता है, 339 के बराबर होता है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दी मैंने, ठीक है ना। आगे आगे भैया 4 से मैंने इसको काट लिया 2 बार, और 2 से काट लिया 3 बार, 5 से काट लिया 5 दूनी 10 20 बार, और 3 से काट लिया 3 एकम 3 3 एकम 3 3 तिया 9। तो x बराबर नीचे जो 20 है वो जाके 113 से गुणा हो जाएगा। तो भैया 13 दूनी 26, 2 एकम 2, तो ये तो हो गया 226 जीरो, तो 2260। देख लो ऑप्शन दे रखा है क्या, जी हां, बगल की बगल में ए ऑप्शन आपको दिया हुआ था। आगे, यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपए है, मतलब अगर कोई सामान 1680 रुपए का बेच दिया तो 16% की हानि होती है। समझो, आपने कोई सामान खरीदा
अगर मान लीजिए 100 रुपए का और आप उस सामान को बेचने पर 16% की हानि ले रहे हैं, तो 16% की हानि तो जब होगी जब आपने उस सामान को 84 रुपए का बेचा होगा। अगर 100 रुपए का सामान होता और 84 रुपए का बेच दिया जाता तो 16% की हानि हो जाती कि नहीं हो जाती। लेकिन वो क्या कह रहा है, आपने सामान 84 का नहीं बेचा, आपने सामान कितने का बेचा, 1680 रुपए का। तो दोनों की तुलना कर लीजिए, तुलना करोगे तो आपको सीधा सीधा दुगना दिखाई दे रहा है ना, ये तो 20 गुना हो गया। तो इसका मतलब आपने सामान को 20 गुना ज्यादा 2000 रुपए में खरीदा होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2000 का सामान था, तुमने 1680 में बेच दिया, तो 16% की हानि हो गई। तो यहां से पहले क्रय मूल्य निकाला, फिर क्या कह रहा है, अंकित मूल्य क्या होगा, 8% की छूट देने के बाद 15% का लाभ कमाया। जब भी किसी सवाल में छूट और लाभ दोनों एक साथ दिए हुए हों तो आप हमेशा याद रखना, क्रय मूल्य बटे में अंकित मूल्य बराबर में 100 माइनस छूट प्रतिशत बटे में 100 प्लस प्रॉफिट लाभ प्रतिशत। ये फॉर्मूला हमेशा और हमेशा याद रखना, ऐसी कंडीशन से आपको निकाल के ले जाएगा जहां आप क्रय और विक्रय में बुरी तरीके से फंस रहे होंगे। क्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपए। अंकित मूल्य आपको निकालना है, छूट आपने 8% की दी और लाभ आपने 115, मतलब लाभ आपने 15% का कमाया, ये लीजिए, ठीक है भाई। तो 100 में से 8 माइनस करोगे 92 आएगा, और 100 में 15 जोड़ोगे तो 115 होगा। आप देखो किससे कट रहे हैं, ये कोई बड़ा नंबर सोचते हैं तो सोच लिया 23 से 3 बार, सॉरी 23 चौक 92 और 23 पंजे 115, बहुत बढ़िया। 4 से कट गया, 4 पंजे 20, 0 0 500 बार, 5 गुणा 5, मार्क प्राइस इधर चला जाएगा तो वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा सर 5 गुणा 5 25, 2 जीरो की 2 जीरो, 2500 रुपए हमारे वस्तु का अंकित मूल्य होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लाभ हानि की डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए इस सवाल को करने के लिए। अब देखो क्या कह रहा है, अगर विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है, आपने किसी सामान को खरीदा, फिर उस सामान को बेच दिया और फिर आपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट लाभ कमाया होगा। कमाया होगा कि नहीं कमाया होगा? अब वो कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दो, ये लो, तो प्रॉफिट जो होता है ना वो 4 गुना हो जाता है। ये लीजिए 4 गुना हो गया। एक बात बताओ, क्रय मूल्य तो अभी भी उतना की उतना है ना जितना पहले था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपने विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा के ही तो क्रय मूल्य निकलता है। अगर मैं विक्रय मूल्य में से माइनस कर दूं क्रय मूल्य, तो आपका प्रॉफिट ही तो निकल के आएगा ना। प्रॉफिट आपका कितने गुना दे रखा है? 4 गुना दे रखा है। यही होता है ना भैया, कितने का बेचा कितने का खरीदा था, दोनों को घटा दो, आपका लाभ निकल के आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलिए अब एक बात बताइए, अगर मैं यहां पे ये लिख लूं 2 इंटू SP माइनस CP बराबर लाभ क्या होता है? लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। और इसका भी कितने गुना दे रखा है? 4 गुना दे रखा है। ये हम जानते होंगे सर, बेसिक है छोटा सा। तो अगर 4 से अंदर गुणा कर दिया जाए तो 2 गुणा में SP
माइनस सीपी बराबर 4 गुना विक्रय मूल्य और 4 गुना क्रय मूल्य के। चलिए भाई, इसमें से इसको माइनस करूंगा ना तो 2 बार विक्रय मूल्य बचेगा, क्योंकि 4 बार विक्रय मूल्य में से 2 बार, और जब ये इधर आ जाएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा, 4 यही होगा ना भाई, 2 गुना और 4 गुना, तो ये 4 गुना सेलिंग प्राइस के, जब ये 4 सीपी इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस के 4 में से 1 सीपी माइनस करेंगे तो 3 गुना में सीपी बचेगा। तो सीपी और एसपी का अगर रेशो निकाला जाए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, तो 2/3 आया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई सामान 2 रुपए का खरीदा तो 3 का बेचा होगा, 2 का खरीद के 3 का बेच लोगे तो प्रॉफिट कितने का कमाओगे, 1 रुपए का प्रॉफिट कमाओगे ना। तो 1 रुपए का लाभ 2 रुपए की खरीदी गई वस्तु पर गुणा में 100, तो आपका जो लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा वो सीधा सीधा 50% निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट अच्छे सवाल है। 6 सही 1/4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि को 2 गुना होने में कितना समय लगेगा। मतलब आपका मूलधन, मैंने मान लिया आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए, मान सकते हैं ना, और जो आपकी दर है 6 सही 1/4%, इसका मतलब 25/4% है, 6 चौक 24 और 1 25। उसके बाद समय कितना होगा, टाइम आपसे पूछ रहा है, आपका मिश्र धन कितना हो जाना चाहिए भैया, 100 रुपए से कितना हो जाना चाहिए, 200 रुपए हो जाना चाहिए। एक बात बताओ, अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए और आपको 200 रुपए मिल रहे हैं, तो वो ब्याज कितना दे रहा होगा। तो आप कहोगे अगर कोई 100 रुपए ले गया था और 200 रुपए दे रहा है तो 100 रुपए का ब्याज दे रहा होगा ना। अब सर साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में कितना, 100। ब्याज आपका 100 रुपए है, 100 रुपए बराबर मूलधन भी आपने 100 रुपए माना है, दर आपकी 25/4 है, और समय आपको पता करना है। 100 से 100 कट गया, 25 से 4 बार कट गया, 4 गुणा 4 16। इसका मतलब आपका जो काम होगा वो कितने साल में हो जाएगा, 16 साल में हो जाएगा। मूलधन मान लोगे तो सब कुछ सारी चीजें अपने सामने निकल के आ जाएंगी। एक व्यक्ति 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 20,000 रुपए उधार लेता है। हर साल के अंत में वह आंशिक भुगतान के रूप में 2500 रुपए का भुगतान करता है। 2 किश्तों के बाद भी कितना बकाया रह गया। देखो 20,000 रुपए उधार ले लिए, अब 20,000 रुपए पे वो 25% का ब्याज देगा। 2 जीरो से 2 जीरो, तो भैया आपने 5,000 रुपए का ब्याज दे दिया, सॉरी 25 दूनी 50, 5,000 का ब्याज दे दिया। तो आपके 20,000 रुपए 1 साल बाद 5,000 का ब्याज जुड़ के 25,000 हो जाएंगे। अगर आपको 1 साल बाद पैसा चुकाना है तो 20,000 में 5,000 जोड़ देंगे, कितने भरने होंगे, 25,000 भरने होंगे। 1 साल का ब्याज निकाल लिया। लेकिन आपने क्या किया, 2500 रुपए की किस्त भरी, और जब 2500 रुपए की किस्त भरी तो आपका लोन जो है वो 2250 रुपए बचा होगा कि नहीं बचा होगा। अब 2250 रुपए पे फिर दूसरे साल ब्याज लगेगा। अब 2250 रुपए पे 25% ब्याज देना है, दोबारा से आपको देना है कि देना, 25 चौक 100 और 4 से अगर मैं इसको काट दूं, 4 पंजे 20, 2 बच गया, 4 6 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8,
और 4 पंजे 20, 5625 इसमें जोड़ दो, तो 25 का तो 25 आ गया साहब। फिर आया 5 और 6 11 का 1 आ गया, 1 बच गया, 2 और 5 8 आ गया, तो 28,125 हो गए। लेकिन फिर तुम किस्त कितनी भरोगे? 2500 रुपए की किस्त और भर दोगे, तो आपके पास जो राशि बचेगी 25, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 25,625 रुपए 2 किस्त भरने के बाद भी बकाया रह गए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए ऑप्शन यहां से करेक्ट होगा। अगला सवाल, 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, मतलब 10 लोगों का औसत निकाला गया, औसत कितना निकल के आया बेटा? 46 निकल के आ गया कि नहीं निकल के आया? बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर 42 के रूप में गलत पढ़ लिया गया। आपने क्या किया होगा? 10 लोगों का जब औसत निकाला होगा तो 10 लोगों को जोड़ा होगा 1 2 3 4 करके। उन 10 में से कोई एक ऐसा था जिसके 142 नंबर आए थे, लेकिन उसके नंबर कितने जोड़ लिए? 42। अगर आप कम जोड़े हो तो इसका मतलब आपका औसत भी कम निकल के आया होगा। आपका औसत 46 से ज्यादा होना चाहिए था। बड़ी सिंपल सी बात है। अब आपने 142 जोड़ना था, लेकिन 42 जोड़ दिया, तो आप ये कहोगे कि आपके औसत में 100 अंकों की गड़बड़ हुई होगी कि नहीं हुई होगी? 100 अंकों की गड़बड़ हुई, 142 की जगह 42 जोड़ दिया, मतलब 100 कम जोड़ के आया, तो मेरा औसत पहले की तुलना में ज्यादा होगा। अब 100 कम जोड़ के आया हूं, कितने लोगों के ऊपर? देख लो करने का तरीका, 10 लोगों के ऊपर। 0 से 0 कट गया, इसका मतलब 46 और 10 56, तो आपका जो नया औसत होगा वो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। सिंपल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन अपन ने बना दिया। तुम गुणा करते हो, फिर घटाते हो, फिर उसके बाद 100 से भाग देते हो, उससे क्या मतलब आता है निकल के? सीधा सीधा देखिए ना, 100 कम जोड़ा तो ज्यादा करो। कितने लोगों के ऊपर? 10 लोगों के ऊपर, बात खत्म। अब इस पे आ जाओ। विष्णु ने अपनी 10वीं पारी में x रन बनाए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये विष्णु की 10वीं पारी है, और 10वीं पारी में उसने x रन बनाए हैं। जितने भी रन बनाए हैं, क्या x से क्या मतलब है? तो उसके रनों का औसत प्रति पारी 8 रन वृद्धि हो गई। पहले उसका जो भी औसत था, अब उसका जो औसत है वो पहले से 8 बढ़ गया होगा, तो उसका नया औसत 8 से बढ़ के कितना हो गया? 28 हो गया। मतलब पहले उसका औसत 20 रहा करता था। अब इस औसत का मतलब क्या है? इस औसत का मतलब यह है कि वो हर पारी में 20-20 रन बनाया करता था। अगर वो 10वीं पारी में भी 20 रन बनाता तो उसका औसत नहीं बढ़ता। पहले का औसत 20 था ना, 20 रन अगर हर पारी में बनाया करता था, अगर वो हर पारी में 20-20 रन बनाता रहे तो उसका औसत कभी भी नहीं बढ़ेगा। उसका औसत जब बढ़ेगा जब वो 20 से ज्यादा रन बनाएगा, और 20 से ज्यादा रन बनाएगा कितने कितने? 8। अगर आपका औसत 8 बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है हर एक पारी के 8-8 रन इसी तरीके से बढ़ रहे होंगे। 10 पारियां हैं, अगर उसको 8 औसत बढ़ाना है तो हर पारी में 8-8 रन ज्यादा बनाने होंगे, तो पहले से 80 रन ज्यादा बनाएगा। 20 बनाता था, 80 रन ज्यादा बनाएगा, तो 10वीं पारी में उसने कितने रन बनाए होंगे? 100 रन बनाए होंगे। करने की अप्रोच, सोचने का तरीका बिल्कुल कैजुअल नहीं है। आपकी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप इन सवालों को जल्दी कर सकते हैं। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का मूल्य ह्रास 20% की दर से कम होता है। मतलब जो लैपटॉप है ना, जो डेस्कटॉप है, वो हर साल 20% कम हो रहा है। 3 साल पहले खरीदा गया था, 3 साल पहले खरीदा गया था, इसका वर्तमान मूल्य इतना है, तो 3 साल पहले का मूल्य मैंने मान लिया x है।
पहले साल 20% कम हुआ, 80 रहा। फिर दूसरे साल 20% कम हुआ, फिर तीसरे साल 20% कम हुआ, और 3 साल कम होने के बाद उसकी जो कीमत थी वो जिल्ले लाही कितनी रह गई? 12, 2, 8 रह गई। यही रह गई होगी कि नहीं रह गई? चलो काटते हैं इसको। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। 4 से उड़ाते हैं भैया। 4 तिया 12, 0, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 6 24, 4 अट्ठे 32। 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 9 36, और 4 दूनी 8, 192। तो ये हो गया x गुणा 1 बटे में 5 गुणा 5 गुणा 5, 125, और बराबर में 192, 192। और भैया जब 192 जैसे प्यारे नंबर को आप 125 जैसे दूसरे प्यारे नंबर से गुणा करोगे तो आपका जो उत्तर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 24,000, 24,000। तो पहले डेस्कटॉप की जो कीमत थी वो कितनी थी? 24,000, 24,000 थी। आगे आ जाइए सर। वो कह रहा है इसको हल करिए। करेंगे क्यों नहीं करेंगे? 12 तिया 36 और 1 37 बटे 12, 4 एकम 4 और 1 बटे 4, 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2, 2 एकम 2 और 1 3 बटे 2, 1 बटे 3। ये लीजिए साहब, पहले तो इनको सीधा बना लिया। अब 37 बटे 12 का 37 बटे 12 छोड़ा, 1 बटे 4 का 1 बटे 4 छोड़ा। अंदर वाले नंबर को फड़ा लेते हैं साहब। ये हो गया जी मेरे पास। अगर मैं ब्रैकेट यहां से हटा दूं क्योंकि माइनस ही लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। ये वाला ब्रैकेट मैंने क्या कर दिया? खोल दिया। यहां माइनस है, ध्यान रखना, 2। और नीचे से एलसीएम कितना ले लिया? 6 ले लिया। ले सकता हूं, या फिर एक काम करो, छोड़ो, ये लो, माइनस प्लस की गड़बड़ होगी, इसको अलग ही रख लेते हैं, मझला कोष्टक कर लेते हैं। आप 5 बटे 2 को एक साथ बाद में सॉल्व कर लेना। और माइनस में हमारे पास कितना हो जाएगा? ये अगर मैं यहां से 6 ले लेता हूं बेटा तो ये हो गया 3 तिया 9, 2 एकम 2, तो 7 बटे 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 37 बटे 12, नीचे से मैंने 12 एलसीएम ले लिया, माइनस है यहां पे, माइनस है यहां पे, माइनस है यहां पे। 4 तिया 12, 2 6 12 30, और 6 दूनी 12 14। ये लीजिए साहब। अब आप कह रहे हो इन दोनों में से 12 एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम ले लिया, ये लीजिए। 37 का 37 बचेगा, 33 माइनस का हो जाएगा और 14 प्लस का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 33 माइनस का, माइनस से 14 प्लस का, तो 4 और 14 18, और बटे में कितना? 12। 6 तिया 18, 6 दूनी 12। वो कह रहा है इसका व्युत्क्रम बताओ उल्टा। तो उल्टा जब करोगे 3 बटे 2 का तो कितना आएगा? 2 बटे 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। अब इनको तो करना, प्लस माइनस तो करना है भाई, इसमें कोई पहाड़े थोड़ी पढ़ने। प्लस माइनस किया अपन ने, आंसर निकल के आ गया। ये दूसरा पेपर था, दूसरे पेपर का सॉल्यूशन। पेपर बहुत अच्छा बना है। पेपर को अगर ग्रेड देना चाहते हो तो पेपर को पूरा पूरा A+ ग्रेड आप दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।